नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कैप्टन ताऊ रिएक्शन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जहाँ आप रहते हैं वह देश भारत दुनिया का सिलिकॉन वैली बनने वाला है। तो देखते हैं वीडियो, फिर इसके बारे में बात करते हैं। आपके लिए तो गर्व की बात है और हमारे लिए तो है ही है। तो देखें पहले वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। और क्या आपको पता है, अगर सिलिकॉन वैली एक इंडिपेंडेंट देश होता तो आज वो दुनिया का सेकंड सबसे अमीर देश होता। एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, यूएस के सैन फ्रांसिस्को के पास सिचुएटेड सिलिकॉन वैली एक जमाने में पूरा जंगल हुआ करता था, जहां सिर्फ सिलिकॉन चिप्स बनाने वाली कंपनियां शुरू हुई थी। लेकिन आज सिलिकॉन वैली गूगल, एप्पल, ह्यूलेट पैकर्ड, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, एडोबी, ईबे, सिस्को, लिंक्डइन जैसी नामी कंपनियां का हेडक्वार्टर है, जहां आज की डेट में कई बड़े बड़े स्टार्टअप्स भी शुरू होते हैं और वहां पर शुरू होने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों से उन्हें फंडिंग भी मिलता है। लेकिन चलो हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में अगर हम स्टार्टअप्स की बात करें और आईटी सेक्टर्स दोनों की, तो अर्ली 1990 से तेजी से इनका आगमन होने लगा। लेकिन यू वोंट बिलीव इट, बट पिछले 30 सालों में, 50 साल में जितना सिलिकॉन वैली ग्रो हुआ है उतना इंडिया ने ग्रोथ कवर अप किया है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक डेटा के मुताबिक बेंगलुरु यानी बैंगलोर में सैन फ्रांसिस्को से ज्यादा स्टार्टअप्स शुरू हुए थे। और इसी के साथ आज से 5 साल पहले जहां पर इंडिया में 4200 स्टार्टअप्स थे, आज वो डायरेक्टली 10 गुना बढ़कर 41,061 हो चुके हैं। और ये सारे स्टार्टअप्स इंडिया में 4.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन क्या इस ग्रोथ से भी इंडिया सिलिकॉन वैली के 50 साल से चलते आ रहे नंबर 1 टाइटल को ब्रेक कर पाएगा? क्या इंडिया वाकई में द नेक्स्ट सिलिकॉन वैली बनते? ये बन जाए तो भाई मज़ा आ जाए। जाने कितने रोज़गार मिलेंगे युवाओं को, कोई रोज़गार की कमी नहीं रहेगी फिर भारत में। बहुत अच्छी जानकारी है। जा रहा है, जैसा हम न्यूज मीडिया में हमेशा सुनते रहते हैं। ये जानने के लिए बने रहना आज के इस वीडियो के अंत तक, और आगे कुछ ऐसे चौंका देने वाले फैक्ट्स मैं आपको बताने वाला हूं जिसे जानकर आप खुद भी शॉक हो जाओगे। सो या, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट ऑन विद टुडेस वीडियो टाइटल्ड हाउ इंडिया इज बिकमिंग द नेक्स्ट सिलिकॉन वैली। नंबर 1, ग्रोथ ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री। अब फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले ये एक फैक्ट तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया पूरे दुनिया में 3rd सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है। यानी यूएस और चाइना के बाद अगर कोई कंट्री है जहां पर सबसे ज्यादा स्टार्टअप जन्म लेते हैं तो वो है हमारा इंडिया। लेकिन दुनिया का सिर्फ 3rd लार्जेस्ट ही नहीं, बल्कि इंडिया पूरे वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट स्टार्टअप हब भी है, क्योंकि इंडिया में 50% से भी ज्यादा स्टार्टअप शुरू करने वाले लोग की उम्र बहुत ही यंग है, यानी वो 25 ईयर्स के अराउंड है। और आज इंडिया के जीडीपी में इन्हीं स्टार्टअप से शुरू होने वाले आईटी सेक्टर्स 8% कंट्रीब्यूट करते हैं। और इसी के साथ सन 2019 के डेटा के मुताबिक 2019 में इंडिया के पास 26 स्टार्टअप कंपनीज ऐसी थी जिनकी टोटल वैल्यूएशन $100 मिलियन यानी 732 करोड़ से भी ज्यादा थी। और ये कंपनियां $29 बिलियन यानी कि 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर रही थी। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि 2020 में कोरोना की मार लगने के बाद भी इंडिया में ये स्टार्टअप का कल्चर नहीं रुका है। इंडिया के पास आज 2021 में 38 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनकी वैल्यू $1 बिलियन यानी कि 7,000 करोड़ से भी ज्यादा है। और अगर हम टोटल नंबर ऑफ स्टार्टअप्स की बात करें तो 41,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स आज इंडिया में मौजूद है, जो आंकड़ा सिर्फ 4 सालों में यानी 2025 तक 60,000 का नंबर क्रॉस करने वाला है। और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट से मिले हुए ये डेटा के मुताबिक इन 60,000 स्टार्टअप्स में से 100 कंपनीज की वैल्यू 732 करोड़ रुपयों से ज्यादा होगी, यानी $100 मिलियन से भी ज्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनीज। और फ्रेंड्स, इंडियन स्टार्टअप्स कितने क्रिएटिव और सक्सेसफुल होते हैं इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपको पॉलीगॉन क्रिप्टो करेंसी के फाउंडर्स जयंती कानानी, संदीप नेलवाल और अनुराग अर्जुन के स्टार्टअप को देखकर मिलेगा, जो आज की तारीख में एक मुंबई बेस्ड क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क स्टार्टअप चला रहे हैं और वर्ल्ड के बिलियनर्स बन चुके हैं इतनी यंग एज में। पर अब जस्ट इमेजिन, 2017 में शुरू होने के बाद 2019 तक इस क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू कुछ खास नहीं थी। और कुछ खास नहीं से मेरा मतलब है 0.2 रुपीस। लेकिन 2021 के आते ही इस क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू 174 रुपीस पहुंच गई। और अगर आपने इस क्रिप्टो करेंसी को 2019 में खरीदा होता, 10 रुपए के अमाउंट से, तो आपको 50 ऐसे करेंसीज मिलते, जिन्हें अगर आप आज की तारीख में बेचते तो आपको वो 10 रुपए का 500 नहीं, 1000 नहीं, बल्कि
60,700 रुपए मिलते हैं। एंड इतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको कहीं नहीं मिलता है। एंड बहुत सारे लोग, इवन इलॉन मस्क, ये कहते हैं कि आगे फ्यूचर क्रिप्टो करेंसी का ही है। और अगर आपके पास भी कुछ एक्स्ट्रा पैसा है जिसे आप फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो क्रिप्टो करेंसी इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग ऑप्शंस यू हैव। पर इसमें प्रॉब्लम सिर्फ यही होता है कि एक पूरा बिटकॉइन खरीदना बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा हो चुकी है। बट मैं आपको एक ऐसा ऐप रेकमेंड करना चाहूंगा जिसे खुद पर्सनली मैं भी यूज करता हूं, और अभी एट दिस मोमेंट मेरे इन्वेस्टेड पैसे की वैल्यू थोड़ी कम हो गई है बिकॉज मार्केट डाउन है, और शायद इसीलिए कि आपके खरीदने के लिए भी इसको एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन बना लेता है। सो वेल, जिस ऐप की मैं बात कर रहा हूं वो है कॉइनस्विच कुबेर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ऐप। अब फ्रेंड्स, इस ऐप में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में मालूम होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि आप किसी भी कंपनी पे पैसे लगा रहे हो, किसी भी क्रिप्टो करेंसी पे पैसे लगा रहे हो। हर क्रिप्टो करेंसी के पीछे एक टेक्नोलॉजी होती है जिसका आपको नॉलेज लेना चाहिए, आपके ट्रस्टेड एडवाइजर्स या फिर ऑथेंटिक ऑनलाइन रिसोर्सेज से। और जब अगर आप किसी सही क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हो तो उसका रेट आगे बढ़ने ही वाला है और आपको फायदा मिलेगा। सो इसलिए फ्रेंड्स, इसमें मेरी राय ये है कि आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचो और उतना ही पैसा डालो जो पैसा आप यूजुअली खर्च कर दोगे। वो पैसा आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और आपको बस पेशेंस रखना है। ये छोटे मोटे मार्केट फ्लक्चुएशंस पे मत जाओ। लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचो। अगर आपको टेक्नोलॉजी कन्विंसिंग लग रही है तो इसमें कुछ पैसे डाल के रख लो एज अ टोकन दैट यू बिलीव इन फ्यूचर, जस्ट लाइक इलॉन मस्क, क्योंकि इलॉन मस्क का फ्यूचर प्रेडिक्शन रॉन्ग नहीं गया है। एंड एज यू नो, क्रिप्टो करेंसी एक सेंट्रलाइज्ड टोकन है जिसमें कोई भी गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती और इसीलिए ये फ्यूचर बन सकता है। कॉइनस्विच कुबेर के साथ रजिस्टर करते ही आपको 50 रुपए का बिटकॉइन फ्री में मिलता है। सो ये आपके लिए एक अच्छी स्टार्ट हो सकती है। इसमें केवाईसी करवाओ, जो सिर्फ जेन्युइन ऐप्स में ही होता है बाय द वे, और जितना भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हो और अगर वो बढ़ता है तो आप उसे इजीली विड्रॉ भी कर सकते हो। इसमें किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना इतना ईजी है जैसे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो या ऑनलाइन फूड मंगा रहे हो। सो इसीलिए अगर आप भी फ्यूचर में बिलीव करते हो मेरी तरह, तो 50 रुपीज वर्थ का बिटकॉइन खरीद सकते हो और जितने भी आपके सेविंग्स है छोटे मोटे, अब धीरे धीरे करके उसे इन्वेस्ट कर सकते हो। हाँ, बट प्रॉपर नॉलेज निकालने के बाद उस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी के बारे में। सो एनीवे फ्रेंड्स, कमिंग बैक टू द टॉपिक, जैसे मैं कह रहा था, इंडिया के अलग अलग स्टार्टअप्स के साथ आईटी इंडस्ट्रीज इतनी डेवलप हो गई है कि अब इंडियन कंपनीज ही नहीं, इंटरनेशनल कंपनीज तक अपने कंपनीज की प्लानिंग और डेवलपमेंट के लिए इंडिया के पास आती है। और सिर्फ छोटी मोटी कंपनीज ही नहीं, बल्कि 2020 में कोविड के बीच में माइक्रोसॉफ्ट ने यह अनाउंस किया था कि वो भी इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है। और ये इस बात का साफ सबूत है कि आज माइक्रोसॉफ्ट और उसी के जैसे जायंट कंपनीज इंडिया के आईटी इंडस्ट्रीज का लोहा मानती है। और आज इंडिया में 1250 से ज्यादा ग्लोबल कंपनीज ने इंडिया में अपने ऑफिसेस सेट कर लिए। 500 से ज्यादा इंटरनेशनल कंपनी ने अपने आईटी सेंटर्स इंडिया में सेट कर लिए। और सिर्फ इंडिया के बेंगलुरु शहर में ही 700 से भी ज्यादा इंटरनेशनल कंपनीज के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स खड़े हो चुके हैं, जिनमें बाय द वे वर्ल्ड रिनाउंड कंपनीज जैसे गूगल, एडोबी, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज का नाम शामिल है। नंबर 2, स्किल डेवलपमेंट। अब फ्रेंड्स, हम जैसे जानते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज लोगों को ट्रेन करने के जगह पे ऑलरेडी वैसे लोगों को लेती है जिनके पास एक्सपीरियंस हो, जो पहले से ही ऑलरेडी ट्रेंड हो। लेकिन क्या आपको यह पता है कि इंडिया हर साल अपने आईटी एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग पर $1.6 बिलियन यानी कि 11,717 करोड़ रुपीस खर्च करती है? बिल्कुल, ताकि 1 या 2 साल में वो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने लायक बन सके। इंडिया के पास आज 4 मिलियन यानी 40 लाख से भी ज्यादा आईटी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। लेकिन इंडिया ने इस दौर में सिर्फ अपने लोगों के स्किल्स को ही नहीं बढ़ाया है। इंडिया जिसने सन 1990 में बिजनेस आउटसोर्सिंग के लिए ग्लोबल मार्केट में कदम रखा था, अब वो इंडिया सिर्फ आउटसोर्सिंग ही नहीं बल्कि खुद के सॉफ्टवेयर और सर्विसेज को भी ग्लोबल मार्केट में प्रोवाइड कर रही है। और ये जानकर आप भी इंडिया की वाहवाही करोगे कि 2016 से लेकर 2018 तक सिर्फ इंडिया के स्टार्टअप्स ने $10 बिलियन से भी ज्यादा रुपया इंडिया में लाया है। पर ये स्टार्टअप्स यहीं पर नहीं रुके। इंडिया के जोमैटो, फ्लिपकार्ट और ओयो जैसे सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्टअप्स ने इंडिया के लाखों लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज दी है और स्किल्ड ट्रेनिंग दी है, जो अपॉर्चुनिटीज पहले इंडियन लोगों को सिर्फ सिलिकॉन वैली की बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या एप्पल ही प्रोवाइड कर रही है। इसी के साथ इंडिया ने बीते कुछ सालों में अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है। मतलब आप खुद ही सोचो ना, आज से 5-10 साल पहले हार्डली कुछ गाँव में आपको कंप्यूटर्स या फोन या इवन इंटरनेट देखने मिलता, और आज इंडिया में 560 मिलियन यूजर्स है और ये गिनती बढ़ती ही जा रही है, जिसकी वजह से हम ये सेफली कह सकते हैं कि इंडिया आज डिजिटल होते जा रहा है। और डिजिटल सेक्टर के इस ग्रोथ के पीछे जो कंधे लगे हुए हैं वो और कोई नहीं बल्कि हमारा आईटी सेक्टर है। भाई सही कह रहे हैं। हमारे ज़माने में तो वो बटनों वाले फ़ोन होते थे और आज देखो टच स्क्रीन के मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं। सारे बच्चे, बड़े, बूढ़े सब इस्तेमाल करते हैं।
तो इंडिया तो आगे बढ़ ही रहा है। बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। We have another good news friend। इसी की वजह से Indians are coming back to India and serve our country and our people। क्योंकि आपको पता है टैलेंट की सबसे ऊंची कुर्सी पे बैठे हुए जो नाम है वो यूजुअली इंडियंस ही होते हैं। बताने की जरूरत नहीं है। सीईओ ऑफ गूगल सुंदर पिचाई, शांतनु नारायण सीईओ ऑफ एडोबी, सत्या नदेला सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, सारे आईटी कंपनीज को तो इंडियंस ही चला रहे हैं। और दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे इंडियंस अब देख रहे हैं कि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज इतनी क्रिएट हो रही है तो इंडिया को छोड़कर वापस लौट कर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल 2012 से लेकर 2017 तक 649 इंडियन साइंटिस्ट जो विदेश में सेटल्ड थे वो उस फॉरेन कंट्री को छोड़ के इंडिया वापस लौट आए हैं। जिनके इंडिया वापस लौटने की वजह इंडिया की तरक्की तो थी, लेकिन इसके साथ दूसरी वजह भी ये थी कि इंडिया का मार्केट ग्लोबली बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर एक्सपेंशन की भी अपॉर्चुनिटीज काफी क्रिएट हो गई है। मतलब इंडिया की तरक्की इन द स्टार्टअप फील्ड बिकॉज करोड़ों की जनता है और उसके साथ इंडिया के सक्सेसफुल सीईओज जिन्होंने इंडिया लौट कर करोड़ों का बिजनेस एस्टैब्लिश कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल Snapdeal.com। इसके फाउंडर और सीईओ कुणाल बहल ने एक वीजा के इशू के चलते 2008 में माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ा और इंडिया लौटने का फैसला किया और इंडिया लौट के ही अपना एक नया स्टार्टअप खोला जिसे आज हम Snapdeal.com के नाम से जानते हैं। और Snapdeal.com आज Amazon जैसे जायंट्स को टक्कर दे रहा है एंड वन ऑफ द टॉप ई-कॉमर्स वेबसाइट्स है। इसी तरह राधिका अग्रवाल ने शॉपक्लूज को को-फाउंड किया, नवीन तिवारी ने इनमोबी स्टार्टअप बिल्ड किया और अलविंदर धेंसा ने ग्रोफर्स को बिल्ड किया। और ऐसे इंडियंस हमारे आज के यूथ को भी मोटिवेट कर रहे हैं कि हमें इंडिया में रह के ही स्टार्टअप्स बिल्ड करना चाहिए और इंडिया को ही सर्व करना चाहिए और ये होते हुए आज हमें दिख भी रहा है। नंबर 3, इंडियन इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट सपोर्ट। अब फ्रेंड्स आई बेट आपको ये नहीं पता होगा कि इंडिया दुनिया भर में 8th रैंक होल्डर है जिसके पास सबसे ज्यादा ग्रेजुएट फ्रॉम साइंस एंड इंजीनियरिंग है। और इस गिनती के लिए इंडिया के 10,391 इंजीनियरिंग कॉलेजेस जिम्मेदार हैं और ये सारे कॉलेजेस इंडियन काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा अप्रूव्ड है और ये कॉलेजेस इंडिया के आईटी और ऐसे रिलेटेड सेक्टर्स को क्वालिफाइड ग्रेजुएट्स देते हैं। और इंडिया इनकी गिनती भी अब बढ़ाना चाहता है ताकि ग्लोबल मार्केट में इंडिया आईटी का ट्रू पावर हाउस बन सके। इंडियन गवर्नमेंट बार बार ऐसे पॉलिसीज और स्कीम्स को लॉन्च करती रहती है जिससे फ्यूचर का जनरेशन ना सिर्फ आगे बढ़े बल्कि इंडिया को आगे बढ़ाने वाली स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रीज भी खड़ी करे जो एम्प्लॉयमेंट देश को प्रोवाइड कर सके। अब आप हमारे गवर्नमेंट की 2016 में ही शुरू हुए स्टार्टअप इंडिया स्कीम को ही देख लो जिसने फेसबुक और ऐसे ही कई बड़ी कंपनीज के साथ टाई अप करके इंडियन स्टार्टअप्स को फंडिंग दिलवाई है। और वहीं इंडिया के मेक इन इंडिया प्रोग्राम ने भी इंडिविजुअल्स को सेल्फ रिलायंस इनोवेशन करने के साथ साथ स्किल्स डेवलप करने में भी मदद की है। और अब इंडिया का डिजिटल इंडिया प्रोग्राम घर घर को डिजिटली एम्पावर करके डिजिटल इंडिया का हिस्सा बनाकर इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने में लगा हुआ है। और बस हाल ही में मार्च 2021 में इंडिया ने $1 बिलियन की फंडिंग सेमीकंडक्टर कंपनीज को देने की बात की है और ये वही कंपनीज है जो वो सिलिकॉन चिप्स मैन्युफैक्चर करती है जिससे आपका सिलिकॉन वैली चालू हुआ था। जैसे आपको पता है फ्रेंड्स ये सिलिकॉन चिप्स बड़ी काम की चीज होती है कि लैपटॉप से मोबाइल, मोबाइल से कैमरा और कैमरा से गाड़ी हर जगह पर यूज होता है जिसकी वजह से इसका मार्केट कभी भी खत्म नहीं होने वाला है और ये लिटरली इंडिया के आईटी सेक्टर और दूसरे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सेक्टर्स को बूस्ट देने वाला है। और अगर फ्रेंड्स इंडिया ने अगर इन सेमीकंडक्टर चिप्स की मेकिंग चालू कर दी तो इंडिया जो आज दुनिया भर में सेकंड लार्जेस्ट फोन प्रोड्यूसर है वो इन फोन्स के लिए चिप्स को इंपोर्ट नहीं करेगा बल्कि खुद बनाने लगेगा जिससे उसके पैसे भी बचेंगे और पैसे बचने के साथ साथ इंडिया में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और कस्टमर्स के लिए मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट की प्राइसिंग भी कम होगी। और ये चीज सिर्फ मोबाइल इंडस्ट्री तक ही सीमित नहीं रहेगी बल्कि वो सारे सेक्टर्स जहां पर भी किसी भी प्रकार का चिप यूज होता है वो सारे गैजेट्स हमारे लिए भविष्य में चीप हो सकते हैं। नंबर 4, इंडियाज ओन सिलिकॉन सिटी। अब फ्रेंड्स जिन लोगों को नहीं पता उन्हें जरा मैं बता दूं कि बेंगलुरु सिटी यानी बैंगलोर को ऑलरेडी इंडिया का सिलिकॉन सिटी मान लिया गया है और ये नाम रखा भी क्यों ना जाए क्योंकि इंडिया की 67,000 आईटी कंपनीज यहीं पर बैंगलोर में ही रजिस्टर्ड है। इतना ही नहीं पूरे इंडिया के 40 से 50% सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कहां पर है? यस, बैंगलोर में। और सिर्फ सिलिकॉन सिटी क्या बेंगलुरु के पास तो इंडिया के स्टार्टअप कैपिटल होने का भी टाइटल मौजूद है। बस 2015 में जिस बैंगलोर में बस सिर्फ 3 से 4 हजार स्टार्टअप थे वो 2018 में डायरेक्ट डबल होकर 7,200 से 7,700 के रेंज में आ गए। Oh my God! और इतना ही नहीं आज 2021 में बैंगलोर में 13,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं।
और पता है इंडिया के 4 मिलियन एक्टिव आईटी एम्प्लॉइज कुल मिलाकर 137 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा मनी जनरेट करते हैं। लेकिन इस 137 बिलियन डॉलर्स का 40% यानी 54.8 बिलियन डॉलर्स यानी 4 लाख करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ बेंगलुरु से ही जनरेट हो रहा है। मैं नहीं मानता। लेकिन अब इंडिया के दूसरे मेजर सिटीज इसकी दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, वडोदरा, पटना और लखनऊ जैसे कई सारे नाम बिल्कुल बेंगलुरु के ही पद चिन्हों पर चल रहे हैं और मेजर हाईटेक सिटीज और स्टार्टअप हब्स बनते जा रहे हैं, जिनसे न सिर्फ इन शहरों का बल्कि इनके स्टेट्स का और हमारे ओवरऑल इंडिया का भी ग्रोथ दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। इंडिया ने पिछले कुछ ही सालों में खुद को इतना ज्यादा ग्रो और डेवलप कर दिया है कि आज बड़े बड़े देश इंडिया से ज्यादा डेवलप्ड होने के बाद भी इंडिया के पीछे खड़े हैं, क्योंकि इंडिया ने जिस तरह अपने आने वाले कल की जो नींव को धीरे धीरे संजोकर कदम बढ़ाए हैं और दुनिया को यह दिखा दिया है कि जो एंशिएंट टाइम से ही दुनिया में आयुर्वेद, सर्जरी, मैथ्स जैसे पाठ पढ़ाते आ रहा है, वो आज भी दुनिया को कुछ नई चीज सिखाने वाला है। जैसे हमारे इन इंडियन स्टार्टअप्स और हमारे इंडियन आईटी टेक हब्स ने पिछले 30 सालों में फ्रॉम नथिंग टू वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट हब बनकर सिखाया है, जिससे ये बात तो बिल्कुल पानी की तरह साफ है कि इंडिया नया सिलिकॉन वैली बनते जा रहा है। आज इंडिया के पास वो सभी रिसोर्सेस है जिससे इंडिया आगे बढ़ने के लिए तैयार है और शायद एक दिन हम इंडिया वाले सिलिकॉन वैली को पीछे छोड़कर अपने ही एक नए मुकाम पर पहुंच जाएंगे। अब इसको लेके फ्रेंड्स आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल शेयर करना हमारे साथ। और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया जानने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ये शेयर करो ताकि सभी को भारत के अचीवमेंट्स के बारे में मालूम पड़ सके। और अगर आप नए हो इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दो और घंटा ऑन करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना ताकि आगे आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप कभी भी ना मिस कर सको और अपने फ्रेंड्स से ज्ञान में आगे रह सको। As always friends, stay curious, keep learning and keep growing. जय हिंद। जय हिंद। देखा दोस्तों कितनी बढ़िया जानकारी दी है युवाओं के लिए। रोज़गार तो बढ़ेंगे ही कुछ और सालों में। देखना भारत कहाँ से कहाँ पहुँचता है। दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें पूरी तरह अच्छी तरह जानकारी दी है हर चीज़ के बारे में। तो दोस्तों जो भी आपने कदम उठाना है सोच समझ के और पूरी तरह उसकी जानकारी लेकर के कदम उठाना है। तो दोस्तों मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि मैं और अच्छी वीडियो ला सकूं। दोस्तों और अच्छी जानकारी के लिए मैं यूं ही प्रयास करता रहूँगा, अच्छी वीडियो लाता रहूँगा हर तरह की जानकारी के लिए। तो दोस्तों आते हैं, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए मेरी सबको नमस्ते।